राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्लो जिंदगी और बाबा की खरी कोटी। और आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मेरे बड़े भाई ओमकार चौधरी जी साहब जुड़ गए हैं हमसे। नमस्ते। भाई प्रणाम। बहुत हम धन्यवाद लोग आपका याद करने के लिए। नेपाल से फिर परेशान करने वाली खबरें आ रही है साहब कि नेपाल की सो कॉल्ड जो जेनजी है उसके एक नेता हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जो है डीप स्टेट द्वारा पोषित हैं, जॉर्ज सोरोस की मंडली द्वारा, और वो अमेरिकन गुर्गे हैं। और वो पहुंच गए कल सुशीला कार्की के दरवाजे कि तुमको हमने बनाया है, 1 सेकंड में गिरा देंगे, इस्तीफा दो, इस टाइप से। तो सर, नेपाल में अभी जो नया घटनाक्रम हुआ है उस पे आपकी क्या टिप्पणी है सर? आप क्या सोचते हैं, कैसे होगा नेपाल में आगे, क्या होगा? जी। देखिए, जो नया डेवलपमेंट है ये इससे पता चलता है कि फौरी तौर पर वहाँ हिंसा जरूर रुकी है और एक व्यवस्था भी हो गई है। पूर्व सीजेआई जो चीफ जस्टिस रह चुकी हैं सुशीला कार्की, उनको अंतरिम प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन जब इनका चयन हो रहा था उस समय भी दो गुट बन गए थे इन आंदोलनकारियों में, आपस में मारपीट भी हुई थी। कोई किसी का नाम चला रहा था, कोई किसी का नाम चला रहा था। और अल्टीमेटली जब ये फैसला हुआ और मिलिट्री की मौजूदगी में, यानी जो आर्मी चीफ हैं, जो राष्ट्रपति हैं, जो विधानसभा के स्पीकर हैं, जो दूसरे तमाम वहाँ के इदारे हैं, उनके जो सर्वे सर्वा हैं, उनकी मौजूदगी में ये सब फैसला हुआ था। और इन लोगों की भी आमतौर पर सहमति थी कि सुशीला कार्की चूंकि निर्विवाद है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के लिए और कड़े फैसलों के लिए जानी जाती हैं, बुजुर्ग भी हैं, 8 साल पहले रिटायर हो गई थी, तो उनको कमान सौंप दी जाए। हालांकि इनमें से कुछ लोगों का कहना था कि बुजुर्गों से ही तो छुटकारा पाना है, और अब अगर सुशीला कार्की को ला रहे हैं तो फिर उनमें और पुरानों में क्या अंतर है। लेकिन अंतर तो बहुत ज्यादा है। 16 साल में 13 प्राइम मिनिस्टर बदले हैं और घुमा फिरा करके वही 2-3 चेहरे हैं जो वापस कुर्सी पर आ जाते हैं। और जो मूल कारण है इस पूरे विप्लव के, इस विप्लव कहना भी विप्लव का अपमान होगा, क्योंकि पार्लियामेंट नहीं छोड़ी, उसको जला दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जला दिया, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया। तो विप्लव के भी अपने कुछ कायदे कानून और मर्यादाएं होती हैं। यहाँ तो सारी मर्यादाएं जो हैं वो हमने खंड खंड होते देखी है, विखंडित होते हुए देखी है। पर चलिए, एक नई सुबह होती हुई दिखाई दी थी नेपाल में। लेकिन अगर अब आप लोगों, इन लोगों को अगर ये परेशानी है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख और जो भी दूसरे दूसरी संस्थाएं हैं, उनके जो प्रमुख हैं, वो अब पूरी तरह इनकी कठपुतली की तरह काम करें। ये कहें दिन तो वो दिन कहें, वो ये कहें रात तो वो रात कहें, ये कहें कि उठ जा तो वो उठ जाएं, ये कहें बैठ जा तो बैठ जाएं। ऐसे सरकारें नहीं चलती हैं। और सरकारें हो सकता है एक समय को चल जाए, लेकिन देश इस तरीके से नहीं चलता है। देश जो है वो कुछ तय कानून, नियम, संविधान, उनके आलोक में ही चलता है। अब जिसको आप चाहते थे वो नहीं बन पाया अंतरिम प्रधानमंत्री, या जो 3 मंत्री चुने गए हैं उनमें से किसी की शक्ल आपको पसंद नहीं है, कारण चाहे जो हो, उसके लिए आप जाकर के केवल 6 महीने के लिए चुनी गई अंतरिम प्रधानमंत्री को भी जाकर के धमकी देना शुरू कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई शुभ संकेत है किसी भी व्यवस्था के लिए या किसी भी देश या किसी भी समाज के लिए।
और सुशीला कार्की जिस तरह की लेडी हैं, जैसे उनके विचार हैं, उन पर अगर इस तरह के प्रेशर बनाए गए, इस तरह की धमकी देने की कोशिश की गई या उनका अपमान करने की कोशिश की गई, तो वो भी कह देंगे कि ये ले अपनी लकुटी कमलिया, बहुत ही नाच नचायो। अभी तो शुरुआत है, अभी तो कोई ऐसा बड़ा फैसला उन्होंने लिया भी नहीं है, खाली इतना किया है कि जो 72 लोग मरे हैं इस पूरे आंदोलन के दौरान, हिंसा के आगजनी के दौरान, उनको एक शहीद का दर्जा देकर के 10-10 लाख रुपया उनके परिवार वालों को देने का ऐलान किया है। इसके अलावा उनके कुछ बयान आए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं केवल 6 महीने के लिए यहाँ पर हूँ और मेरे साथी भी जितने हैं वो 6 महीने के लिए हैं। 6 महीने में नई चुनी हुई संसद को हम राजपाट सौंप करके, सत्ता सौंप करके यहाँ से चले जाएंगे। तो अगर कारण चाहे देखिए बाबा जी कोई भी हो, अब ये कहा जा रहा है कि भाई जिनको गृह मंत्रालय सौंपा गया है वो बालेंद्र शाह के पीए रहे या उनके कानूनी सलाहकार रहे, और बालेंद्र शाह जो हैं वही अब सरकार अपने हिसाब से चलाएंगे, कानून व्यवस्था को लेकर के, और जो आपका क्राइम डिपार्टमेंट है उसको लेकर के, अभियोजन पक्ष को लेकर के उनके कुछ ऐतराज सामने आ रहे हैं कि अब बालेंद्र शाह जो मेयर हैं एक्चुअल में काठमांडू के, और जिनको अमेरिका का समर्थक माना जाता है या डीप स्टेट की कठपुतली माना जाता है, और इनमें से आंदोलनकारियों में से कुछ लोग ये वकालत कर रहे थे कि बालेंद्र शाह को ही अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए, जो एक्चुअल में चल नहीं पाया वो ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि अंदर की जो खबरें हैं वहाँ की आर्मी भी इससे सहमत नहीं थी, राष्ट्रपति भी सहमत नहीं थे, और आंदोलनकारियों का भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो इसके खिलाफ था। अब देखने वाली बात ये है कि आगे ये व्यवस्था चल पाती है, चलने दी जाती है या नहीं चलने दी जाती है। जी मुझे एक जो जनरल परसेप्शन है वो ये है कि ये जो एक तरह से हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी या जो भी सो कॉल्ड सिविल वॉर शुरू कराई थी, ये हामी नेपाल नामक एनजीओ के गुर्गों ने शुरू की। ये पूरी तरीके से जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट या सीआईए द्वारा फंडेड समर्थित लोग हैं, और इसकी तैयारी पिछले 2 सालों से चल रही थी, क्योंकि रातों रात सर हजारों हजार संपत्तियां और तोड़ देना, जला देना, फूंक देना, लोगों को घरों में एक एक घर को चिन्हित करके, तो वो देखने में बेशक ऑर्गेनाइज सा लगता है, पर वो इट वॉज वेरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, ऑर्गेनाइज्ड और बड़ा प्लान्ड तरीके से सब कुछ शुरू किया गया, एग्जीक्यूट भी किया गया। पर अंत में भारत ने स्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लिया, और ऐसा मतलब आभास हो रहा है कि सुशीला कार्की और उनके तीनों जो सो कॉल्ड मंत्री हैं वो सब प्रो इंडिया है, जबकि अमेरिका ने तो ये सब कुछ इसलिए किया होगा कि भाई जैसे उन्होंने बांग्लादेश में अपना एक पिट्ठू, अपनी कठपुतली बिठाई, तो नेपाल में भी अपनी कठपुतली बिठाएं। चाइना भी ये चाहता रहा होगा कि अपनी कठपुतली बिठाएं, पर बैठ गई प्रो इंडिया एक नेता, तो ये निश्चित रूप से न चाइना को सूट करेगा, न यूएस को सूट करेगा, न डीप स्टेट को सूट करेगा, जॉर्ज सोरोस और उनका जो भी है। अच्छा, वो तमाम एनजीओ के नाम आ गए हैं जो ऐसा लगता है, मतलब कि लगभग 12 एनजीओ जो कि इन्हीं के द्वारा सब समर्थित थी, डीप स्टेट के द्वारा, वो इस पूरे उपद्रव को स्पॉन्सर कर रही थी और एग्जीक्यूट कर रही थी। अच्छा सर, एक बात बताइए, सुशीला कार्की जी ने कह दिया भाई मैं टोटली नॉन पॉलिटिकल हूं। नेपाल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नेपाल में घूम फिर के डेमोक्रेसी, पक्ष विपक्ष के नाम पे वो सब वामपंथी पार्टियां ही हैं जो घूम के एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है, तीनों आपस में मिल जाते हैं। तो जो नए चुनाव होंगे तो वो भी तो इन्हीं तीनों के बीच में ही होंगे ना।
तो आपको क्या लगता है कि कोई नई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नया एस्टैब्लिशमेंट, कोई नई विचारधारा वाली पार्टी और राजाशाही को वापस लाने वाला, हिंदू स्टेट को वापस स्थापित करने वाली जो बातें चल रही हैं, उनमें कितना दम है? राजा साहब को कितना समर्थन प्राप्त है देश में? जो चुनाव होंगे उसको कितना इन्फ्लुएंस करेगा चाइना, कितना इन्फ्लुएंस करेगा यूएसए, कितना इन्फ्लुएंस करेगा भारत? राजा साहब का कुछ इन्फ्लुएंस रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या राजा साहब ही अपनी एक कोई पॉलिटिकल पार्टी बना देंगे? सर, ये तमाम बड़े संशय वाले प्रश्न नहीं है। आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है आगे? देखिए, जब सुशीला कार्की ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद के कुछ दृश्य आए थे मीडिया में, सोशल मीडिया में, जिसमें यही सूदन गुरुंग जो है वो दंडवत प्रणाम कर रहे थे उनको, बिल्कुल एकदम जमीन पर लेट करके सुशीला कार्की को प्रणाम करते हुए दिखाई दिए थे। निसंदेह ये वहाँ के आज के लोकप्रिय चेहरे हैं। खबर ये भी आ रही थी कि ये लोग सब मिल मिला करके एक वैकल्पिक पार्टी बना करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उसकी संभावनाएं देख रहे हैं कि कितनी है कितनी नहीं है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो इस तरह के आंदोलन रातों रात उपजते हैं या पैदा किए जाते हैं किसी मकसद के लिए, वो जन 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 का विश्वास अर्जित कर पाएंगे, ऐसी कोई गारंटी होती नहीं। अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर हुए आंदोलनों को हमने देखा है दम तोड़ते हुए। एक आंदोलन उभरा, कोई एक जो उनका टारगेट था वो अचीव हुआ, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में आकर के चुनाव लड़ने की कोशिश की, पता लगा कि अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त। तो ये हश्र हमने देखा, अपने भारत में भी देखा है। याद करिए, जो ये 13.5 महीने का आंदोलन चला था दिल्ली में, उसके बाद 32 में से 22 जत्थेबंदियों ने एक पार्टी बना करके पंजाब में चुनाव लड़ा था। उसका क्या हश्र हुआ है ये हम और आप सब जानते हैं। इसी तरीके से यहाँ लंबे समय तक वेस्ट यूपी में महेंद्र सिंह टिकैत, फिर उनकी संतानों ने भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन का नेतृत्व किया। राकेश टिकैत 2 चुनाव लड़े हैं, एक विधानसभा का खतौली से और एक अमरोहा से लोकसभा का, दोनों में जमानत जब्त हो गई। अनेक उदाहरण हैं इस तरह के। अब जो आपने सवाल खड़े किए हैं उनमें सबसे पहले पे आते हैं जो आपने कहा था कि ये आंदोलन खड़ा किया, इसके पीछे अमेरिका या डीप स्टेट या जो भी फाउंडेशन या जो भी संगठन है वो। देखिए, ये क्यों हुआ है? वैसे तो अब तमाम बातें कही जा रही हैं, ये आंदोलनकारी भी कह रहे हैं जी हम 1.5-2 साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये अभी क्यों हुआ? जब अमेरिका से ओरिजिनेट सोशल मीडिया मंचों को केपी शर्मा ओली सरकार ने बैन किया, उसके तुरंत बाद ये क्यों हुआ? तो जाहिर है, इसके करीब 1 हफ्ता पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को एक धमकी दी थी, क्योंकि उन्होंने गूगल पर एक भारी भरकम जुर्माना लगाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो हमारी कंपनियां हैं, इस तरह की मल्टीनेशनल, जो भी गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तमाम जितने भी सोशल मीडिया मंच हैं, इनको आर्थिक दंड लगा करके हरास करने की कोशिश की जा रही है, इनको दबाने की कोशिश की जा रही है, आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन में तो खैर बहुत सारे देश हैं, इसलिए वो तो उनकी धमकियों में नहीं आते हैं। अभी तो उन्होंने ये भी कहा था कि भारत और चीन पर यूरोपियन यूनियन 100% टैरिफ लगाए, क्योंकि ये दोनों रूस से तेल खरीदते हैं, ईंधन खरीदते हैं। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम नहीं लगाएंगे, वो नहीं आए धमकी में। लेकिन नेपाल अपेक्षाकृत एक छोटा देश है, एक गरीब देश है, बेरोजगारी की दर वहाँ
बहुत हाई है और अस्थिरता है। राजनीति के स्तर पर देखें तो हर 9 महीने में, हर 10 महीने में, हर सवा साल में एक नया प्रधानमंत्री आ जाता है। अब एक सवा साल में, 1.5 साल में कोई प्रधानमंत्री क्या धोएगा, क्या सुखाएगा, क्या निचोड़ेगा? तो वो सारे सवाल होते हैं और वो हैं नेपाल में। जब से लोकशाही गई है, जब से ये तथाकथित लोकतंत्र की स्थापना हुई है, तब से कम्युनिस्टों का ही एक तरीके से यहाँ अदल-बदल करके राज रहा है और चीन की दखल-अंदाज़ी बढ़ी है, नो डाउट। एक बेचैनी वहाँ के युवाओं में है, आम जनमानस में है और चूँकि भारत से उनका रोटी-बेटी का रिश्ता है और बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर खाद्यान्न हो या दूसरे सामान हो, भारत से ही उसकी सप्लाई होती है। एक्चुअल में भारत से ही उनका काम चलता है। बीजिंग उनसे बहुत दूर है, चाइना उनसे बहुत दूर है और चीन की जो कीमत है किसी भी देश के लिए वो बहुत महँगी पड़ती है। उस मायने में नहीं, वो अगर आपके ये सड़कें बना रहा है तो भी तमाम तरह की शर्तों के साथ बनाता है और उसके बाद फिर एक तरीके से मॉर्गेज के तौर पर और तमाम दूसरी शर्तें होती हैं। तो एकता, अखंडता और संप्रभुता पर भी देशों की आँच आ रही है। ये हम अफ्रीकन देशों तक देख रहे हैं जो चीन के साथ कोऑपरेट करके जिन्होंने इस तरह के काम किए थे। तो नेपाल जो है वो इस समय कई तरह के संकटों से जूझ रहा है। इन आंदोलनकारियों में से भी कई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी लीडरशिप की, उनकी कार्यशैली की, उनकी राष्ट्रवादी सोच की, जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, वहाँ भी पशुपतिनाथ मंदिर है, उस उससे जोड़ कर के जिस तरीके से कुछ आंदोलनकारियों ने कहा कि हमको तो नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर और लीडरशिप चाहिए और संयोग से बनारस से डिग्री लेने वाली सुशीला कार्की, जो भारत की समर्थक है, जो सनातनी भी है, उनके माथे पर आप टीका देख सकते हैं, उनकी मांग में आप सिंदूर देख सकते हैं। उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो आस्था है, वो भी भारतीय जो संस्कृति है, उसमें है। उन्होंने भी बनने से पहले भी और बनने के बाद भी जो भी उनके इंटरव्यूज़ आए हैं, उसमें ये कहा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की है। तो इन चीज़ों को अमेरिका जिसने ये सब करवाया है या डीप स्टेट ने या जो भी उसके पैरवे हैं उन्होंने करवाया है, वो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि जो सत्ता में बैठे हैं या जो नई व्यवस्था बनी है, वो भारत के प्रति झुकाव रखे या चीन भी ये क्यों आसानी से निगल पाएगा? नहीं, वो उसको हजम नहीं होंगी वो चीज़ें, ना चीन को हजम होंगी, ना अमेरिका को हजम होंगी। आपके अंतिम प्रश्न पर आते हैं कि अब आगे क्या? जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं या कांग्रेस पार्टी है, उसके अलावा कोई नया विकल्प, क्योंकि उनकी जो कारनामे रहे हैं, उनकी जो कारगुजारियाँ रही हैं, वो तो नेपाल के सामने भी है, नेपाल के बाहर भी सब लोग देख ही रहे हैं कि क्या तमाशा वहाँ पर हो रहा है और किस तरह का भ्रष्टाचार और मनमानियाँ होती रही हैं। इसका उत्तर शायद आने वाले कुछ 1-2 महीनों में मिल जाएगा। जिस तरह की अभी ये धमकियाँ दी हैं इन्होंने जाकर के अंतरिम प्राइम मिनिस्टर को, अगर ये लोग चाहते हैं कि जो नई व्यवस्था बनी है केवल 6 महीने के लिए, चुनाव तक के लिए, नई पार्लियामेंट बनेगी, ये लोग चले जाएँगे। जो भी चुन कर के आएगा, जिसको नेपाल की जनता चुनेगी कि वो हमारी भाग्य विधाता बने अगले 5 साल के लिए, तो वो अपना सत्ता में आएगी। लेकिन जो तौर तरीका अपनाया जा रहा है, इनको डराने धमकाने और ये कहने की कोशिश करके कि भाई हम सत्ता में भले ही ना हो, पर हमारी सलाह के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, हमारी निगरानी के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा और फैसले लेने पड़ेंगे,
ऐसे सरकारें नहीं चलती हैं। सरकार चल जाएगी, देश नहीं चलता है। देश को एक मजबूत फैसले लेने वाली स्वतंत्र और तटस्थ सरकार चाहिए। इन्हीं आंदोलनकारियों की लीडरशिप जा करके अगर सरकार में सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को धमकाना शुरू कर देंगे तो चीजें नहीं चलेंगी। तो अभी बाबा जी मुझे और आपको भी और बाकी लोगों को भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि इनकी धमकियों का ये क्रम खत्म होता है या नहीं होता है। इसके बाद कुछ चीजें क्लियर होंगी। तो सर निश्चित रूप से हमारा पड़ोसी है, पहली बात। और दूसरी बात है नेपाल के साथ भारत की जो सांस्कृतिक जो जड़ें हमारी जो मिलती हैं और हमारा जो संबंध है नेपाल के साथ, सर ये तो मैं तो ये मानता हूं कि ये वर्तमान जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से आज नेपाल एक अलग संप्रभु राष्ट्र है बेशक, पर अगर हम वैदिक काल में जाते हैं तो ये सब भारत भूमि ही थी। और माता सीता का मायका है नेपाल सर, पशुपतिनाथ जी का की वो सीट है। तो भारत नेपाल को इग्नोर भी कैसे कर सकता है? सच पूछा जाए तो हम नेपाल जो है हमारा एक तरह से हमारा ही है, हमारा अंग है। मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब ठीक है वो एक संप्रभु राष्ट्र है, पर भारत की जो जिम्मेवारी है नेपाल के प्रति वो हमेशा रहेगी। हम सनातनियों की हमारी जो जिम्मेवारी है वो नेपाल के प्रति हमेशा रहेगी। और हमारा जो स्नेह है, हमारा जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेपाल के प्रति, उसको हम कैसे भुला सकते हैं? तो निश्चित रूप से भारत और भारतवासी अगर नेपाल को लेकर चिंतित हैं तो ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। और भारत सरकार को भी मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इस तरह नेपाल को अफगानिस्तान नहीं बनने देगी जैसे अफगानिस्तान की दुर्दशा हुई है। निश्चित रूप से भारत सरकार और भारत के लोग नेपाल को बर्बाद होने कभी नहीं उसको बर्बाद होते देखना चाहेंगे। तो हमारे लिए तो चिंता का विषय है, रहेगा, हमेशा रहेगा। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। जी हाँ, फिर से मिलते हैं सर। प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।